तो सबसे पहले आप ये करो कि कुर्सी को जोर से उठाकर पटको। क्या? मगर क्यों? ताकि जिस कुर्सी पर बैठकर तुम अपने आप को साहब समझते हो ना, उसी को तुम तोड़ोगे तो अच्छा लगेगा। देखिए सर, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूँ। अब मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, नीचे बैठकर काम करूंगा, लेकिन कुर्सी तोड़ने के लिए मत कहिए। ओ भीमराव, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। सेठ जी ने कहा ना इस कुर्सी को तोड़ो, तो तोड़ो इसे अच्छे से। अरे तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे लिए मैनेजर ने अपनी कुर्सी की आहुति दी है। तोड़ो इसे। भीमराव, तोड़ो इसे, ये मेरा आदेश है। सर। तोड़ो। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? तोड़ो। अरे और जोर से पटको, टूटा नहीं वो। रहने दीजिए ना सर, नहीं टूट रही है कुर्सी, क्यों जबरदस्ती बोल रहे हैं तोड़ने के लिए? ऐसा है भीमराव, ज्ञान मत दो हमें। अगर हम चाहें ना तो खुद इस कुर्सी को बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। पर क्या है ना, ये वही कुर्सी है जिस पर बैठने के बाद तुम्हें खुद को सम्मानित और महान समझने की गलतफहमी हुई थी। जब तुम खुद अपने हाथों से इस कुर्सी को तोड़ोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा समाज में अपनी जगह और अपनी औकात का। तोड़ो से। जो लोग सालों से कुर्सी पर बैठा है वो हमें कुछ नहीं समझते। तो ये गलती उनकी है या कुर्सी की? सुंदर, अति सुंदर। जाता है सो जान दे, तेरी दसान जाए, खेवटिया की नाव जूं घने मिलेंगे आए, घने मिलेंगे आए। भीमरा, देखो तुम्हारा सम्मान कैसे जल रहा है। भीमराव, इस जलती हुई कुर्सी को ध्यान से देखो और याद रखो कि इन कुर्सियों पर ना ही तुम्हारी जगह है, ना ही होगी, और ना ही तुम्हारे जैसे लोगों की होगी। भीमरा, ये है तुम्हारी समाज में हैसियत, राख। देखो इसे गौर से। आ गया दीपक। तू आ गया। भीम भैया कहाँ है? पता नहीं। अच्छा तो ये बता, भीम भैया को कुर्सी पर बैठा देखा कि नहीं? और नहीं तो क्या, और सबको बताने गया था अपनी जात के लोगों को। इसमें देर हो गई। आई चलो ना, भूख लगी है। आती हूँ।
अरे बेटा बता ना कैसा लगा भीम भैया को कुर्सी पर देखकर? अरे आई, उन्हें देखकर इतना अच्छा लगा कि क्या बताऊं। ऐसा लगा कि वो कोई महाराजा हो। पता है रमा, तुमने जो सुबह कहा था ना वो मैंने महसूस किया। मैं आज फिर एक बार उस कुर्सी पर बैठा तो मुझे बहुत खुशी हुई। और पता है रमा, जब हमारी जात के सारे लोग उस कुर्सी पर बैठेंगे ना तब मेरी खुशी दुगनी हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम जल्द से जल्द खाना लगा दो। क्या है ना, मैं आज बहुत थक गया हूं, मुझे नींद भी आ रही है, तो तुम खाना लगा दो फिर मैं सो जाऊंगा। हाँ क्या हुआ, जाओ खाना लगा। आपको ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता है कि आज तक आपने कभी नहीं कहा है कि रमा जाओ खाना लगा दो, मैं थक गया हूँ, सोना है। क्या हुआ है बताइए। और फिर वापस नीचे बैठने के लिए कहा, हाथ में कपड़ा लपेटने के लिए कहा और कहा कि लो इसे पहनो और जमीन पर बैठो। मतलब जैसे थे वैसे ही हो और वैसे ही रहोगे। कहा कि आज के बाद तुम वापस ऑफिस के बाहर ही खाना खाओगे। आप रोइए मत। अगर आप ही रोएंगे तो हम सबका क्या होगा। पर न जाने से कितनी परिस्थिति आई है, आपने हर एक को पार किया है, इसे भी कर जाएंगे। आप रोइए मत ना। मुझे मेरे लिए बुरा नहीं लग रहा है रमा। मुझे हमारी जात के उन तमाम लोगों के लिए बुरा लग रहा है। अपने दीपक जैसे हजारों बच्चों के लिए बुरा लग रहा है जो हमारी जात का भविष्य है। मुझे लगा था कि बस अब हो गया, अब मैं कुर्सी पर बैठ गया तो अब हमारे जात के सारे लोग कुर्सी पर बैठ पाएंगे। मेरे बेटे शिशुपाल की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अगर मैं चाहता तो इसकी पट्टी घर में भी खोल सकता था, मगर मैंने सोचा यहाँ तुम सबके सामने, खासकर तुम्हारे सामने भीमराव, इसकी आंखों की पट्टी खोलूं ताकि तुम्हें अच्छी तरह से महसूस हो सके कि तुम्हारे ये संघर्षों की नौटंकी से हमारा कुछ नहीं घटने वाला। अरे एक रत्ती रोशनी तक चुरा नहीं पाए तुम मेरे बेटे शिशुपाल की आंखों से। और रही बात हमारी बराबरी में आने का सपना देखने का, तो उसका अंजाम तो तुम भुगत ही रहे हो भीमराव। चलो तुमको इस खुशी का नजारा भी दिखाई देता हूं।
बस हो गया। अब धीरे धीरे आंखें खोल। हाँ, बाबा मैं देख सकता हूँ, बाबा मैं देख सकता हूँ, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अरे बजाओ रे ढोल। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। बाबा बस शिशुपाल, अब बता जरा इन्हें भी कि तुझे साफ साफ क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। हाँ बाबा, एकदम साफ साफ दिख रहा है। दिख रहा है कि ये भीमराव अपनी जिंदगी में ऐसी ही नौटंकी करते करते मर जाएगा। दिख रहा है कि हमारी जात इन लोगों से बहुत बड़ी है। दिख रहा है कि आज से 100 साल बाद भी ये लोग ऐसे ही रहेंगे और हम इनके ऊपर ऐसे ही राज करते रहेंगे। और दिख रहा है कि 1000 साल के बाद भी भीम जैसे किसी को उसका मालिक कुर्सी से जमीन पर गिरा देगा। बड़े अजीब हो भीम, कॉलेज में यही पढ़े हो क्या कि तुम्हारे मालिक ने तुमसे जो जो कहा तो सबका जवाब पलट के दो? सबका जवाब थोड़ी दिया है मैंने। अभी तक तो मैंने नायक किसे कहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाकर पहनाई गई माला सबसे घटिया कैसे होती है, या फिर मालिक होना ये एक उत्तरदायित्व है, अहंकार नहीं, इस पर तो बात ही नहीं की और करना भी नहीं चाहता। जाइए आप सब। जाते हैं, लेकिन जो जंग तुमने शुरू की है ना, वो बहुत बुरी होगी और उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। परिणाम बुरा होगा? परिणाम बुरा होने का डर उसे होता है सर, जिसके साथ कुछ अच्छा हो रहा हो। हम तो आपकी नजर में पहले से ही निम्नतम जिंदगी जी रहे हैं, तो हमारा और बुरा क्या हो सकता है? अभी भी अकड़ गई नहीं तुम्हारी भीमराव। सही कहते हैं, रस्सी भले जल जाए पर ऐंठन नहीं जाती उसकी। निकालूंगा, सारी हेकड़ी निकालूंगा तुम्हारी, बस समय आने दो। चलिए सेठ जी, और सुनो रे, पूरे रास्ते ढोल बजाते चलो। अब ये पूरी मिठाई तुम खा लो। तुम्हारे बदौलत एक नई लड़ाई शुरू हो रही है, एक जात की दूसरे जात से। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम खाओ खाओ खाओ। धमकी देकर गए वो लोग, तुम्हारे चक्कर में हम सब पिसेंगे। अच्छा, वो लोग एक बार आकर धमकी देकर गए तो आपने उनकी धमकी मान ली, लेकिन मैं रोज उठकर यहाँ संघर्ष करने की बात करता हूँ, सबको आगे बढ़ने की उम्मीद दिलाता हूँ, वो बात नहीं समझी आप कभी? संघर्ष करो, तुम रोज संघर्ष करो, सबको मार डालो और फिर ये मिठाई तुम अकेले खा लो। लो। नहीं, मिठाई आप खाइए, मैं तो जहर खाऊंगा, इस व्यवस्था का और अपनों के रूखे बर्ताव का। रमा, मैं काम पर जा रहा हूं। हाँ भीमराव, जाओ, काम पर जाओ, क्योंकि महाराज को जब ये पता चलेगा कि राम जी ने जानबूझकर अपने बेटे को रोकने की कोशिश की, जीजाबाई ठीक हो गई, जीजाबाई ने महाराज को ये बताना चाहा, फिर राम जी ने रोका, तो पता नहीं तुम्हें और तुम्हारे बाबा को महाराज कहीं सजा न दे दे, कहीं
जेल न हो जाए तो काम धंधा तो बहुत दूर की बात है। जाओ। ऐसा है जोगू, अगर भीमराव को जेल हो गई तो जेल में सबसे पढ़ा लिखा कैदी होगा। ये बात तो है, ये बात तो है। सुनिए ना, हम भी चलते हैं और हम महाराज से अपनी मजबूरी कहेंगे। हाँ, हम भी चलते हैं। हाँ भीम, हम साथ चलते हैं ना। हाँ भीम, हम सब चलते हैं। हम भी चलते हैं। हम भी। चलो, हम सब चलते हैं। नहीं, देखिए, आप सब जो मेरे लिए महाराज से बात करने के लिए तैयार हैं, आप सबसे मैं यही कहूंगा कि आप फिक्र मत कीजिए। अब महाराज का जो भी फैसला होगा हमें मानना ही होगा। और अगर सयाजी महाराज ने यह फैसला दिया कि मुझे जेल जाना होगा तो मैं जेल भी चला जाऊंगा। लेकिन मुझे डर लग रहा है। रमा, डरने से समस्या का हल तो नहीं निकलेगा ना। और तुम्हारा यह डर भविष्य का डर है, और जब भविष्य का डर होता है तब वर्तमान में अपना काम बड़े ही निष्ठापूर्वक तरीके से करना चाहिए। तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करने जा रहा हूं। चलता हूं बाबा। नमस्ते सर। तेवर तो बदल गए तुम्हारे। थोड़ी देर पहले चाल में अलग ही सूर में थे। चाल में मैं भीमराव था, यहाँ मर्यादा अलग है। देखो, तभी तेवर में समझाया था, अभी प्यार से समझा रहा हूँ। प्यार से इसलिए कि तुम्हारे केलुस्कर गुरुजी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ और उन्हीं के पैरवी पे तुम्हें यहाँ काम पे रखा गया था। पढ़ा तो होगा भीमराव तूने कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग है और सबके अपने अपने काम निर्धारित है। दिमाग का काम अगर पैर करने लगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, या आंख अगर नाक बनने की कोशिश करे तो समझ सकते हो कि कैसा होगा। बड़ी समस्या होगी ना। समाज में कई जातियां हैं, सबका अलग अलग काम बांट दिया गया है। निर्धारित अंग की तरह हो हम और तुम, तो जहां है वहां रहता है ना। ऐसे एक दूसरे की जगह जाने की कोशिश करोगे तो कैसे चलेगा। ये बात तुम जितनी जल्दी समझोगे ना उतना अच्छा रहेगा, समझे। और हम काम नहीं छोड़ेंगे, इतनी मुश्किल से एक काम मिला है। लक्ष्मी, काम छोड़ने के लिए कौन कह रहे हैं? हम तो बस यही कह रहे हैं कि 1-2 दिन काम पर मत जाओ, और अगर जाना भी है तो रास्ता बदल कर जाओ। कुछ दिनों में उनका हार का गुस्सा कम हो जाएगा तो फिर जाओ, किसने रोका है। उनसे डर कर नहीं जाएंगे ये ठीक नहीं है, और अगर वो आज रोकेंगे तो उनको जवाब कल की तरह ही मिल जाएगा। आज फिर हार जाएंगे, 1-2 दिन हारने के बाद वो रोकने की हिम्मत नहीं करेंगे। अरे तुम दोनों समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? समझ तो हमें नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मेघनाथ जी और मालिक को सुना दिया, और अब हमें कुछ और उल्टा ही समझा रहे हैं। करुणा, बात को समझो। मैं पति हूँ तुम्हारा, मैं खुद जाकर 4 लोगों से लड़ लूं वो चलेगा, पर तुम्हें लड़ने से रोकना फर्ज है हमारा। हाँ करुणा बाला भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसीलिए हम डर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम भी साथ में चलते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। हम भीमराव की भाभियां हैं, चले जाएंगे। जरूरत पड़ी तो लड़ लेंगे, या हार जाएंगे या आगे बढ़ जाएंगे। आप तो ना हमारी चिंता मत कीजिएगा। दीदी चलिए। और हाँ, हमारे पीछे मत आइएगा, आपको हमारी कसम है। एक गुरु, अगर देखा जाए
तो ऊंचाई पर जाने में ही, बड़ा होने में ही जिंदगी का सार है। खाने पीने, जिंदगी जीने के बहुत से मौके मिलते हैं। नहीं तो तुम्हारी जात के लोग सारी जिंदगी बस 2 रोटी कमाने के चक्कर में संघर्ष करते करते मर जाते। और हमें देखो, शाम से ऐसे कुर्सी हिलाते हुए जिंदगी का मजा लेते रहते हैं, और तुम जैसे लोग हमें देख देख कर कूदते रहते हो, चिढ़ते रहते हो। वाह, कुछ नहीं हुआ मुझे। अरे तुम्हारी तरह कमजोर नहीं हूं मैं, जो जरा सा गिर जाऊं तो चोट लग जाए। अब बताइए, खुशखबरी क्या है? खुशखबरी? अरे ये तो बताना रह ही गया। लगता है आज अब घर से जल्दी निकल आए। तभी तो जब मैं आपके मोहल्ले से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि आपकी पत्नी और मोहल्ले की सारी औरतें हाथ में लाठी डंडा लिए वो करुणा और लक्ष्मी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज तो 100% सेठ जी वो सब मिलकर ना उन करुणा और लक्ष्मी को निपटा ही देंगे। अरे अब तक तो निपटा दिया भी होगा। भीम भैया, ए दीपक, तो लक्ष्मी और करुणा में से कौन घायल है और कौन मर गई? करुणा ताई और लक्ष्मी ताई को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि ऊंची जात के औरतों ने उन दोनों को ऊंची जात के मर्दों से बचाया, और ऊंची जात के मर्द और औरतों में आपस में झगड़ा होने लगा है। अरे पागल हो गए क्या? आराम से, बस। वाह हितेश भाऊ, ऐसे अपने ही लोगों को पत्थर से मारेंगे आप, जो अपने ही चाल में रहते हैं, जो एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहते हैं। अगर भविष्य में आपको कुछ हो गया या तकलीफ हुई तो बाहर वाला कोई बचाने नहीं आएगा, यही लोग आपको बचाएंगे, देख लीजिएगा। हाँ हितेश भाऊ, ये सही नहीं किए हो। एहमा ना, हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाएंगे। हाँ हितेश भाऊ, ये ठीक नहीं किया, समर्थन नहीं कर सकते ऐसी चीजों का। हाँ हितेश बाबू, ये तो आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे लड़ने आया था, पता नहीं जोश जोश में कैसे हो गया। मेरी कुछ गलती तो है नहीं। आइए दरोगा साहब, आइए। आइए। देखिए दरोगा साहब, यहाँ क्या हो रहा है। हितेश काका ने मेरे बाला भैया के सर पे पत्थर से वार किया है। आप हितेश काका को गिरफ्तार करके ले जाइए। भीमराव, ये क्या कर रहे हो? अरे गलती हो गई, ये अपनी चाल की बात है। आपस में बैठ करके हम लोग इस पर में बात विचार कर लेंगे। इसमें दरोगा साहब की क्या आवश्यकता? हाँ भीमराव, ये आपस का मामला है, हम आपस में बैठकर सुलझा लेंगे। हाँ और का, और हितेश भाऊ माफी तो मांगे रहे हैं, जान दो। सब माफी मांग रहे तो अपराध अपराध होता है, और हर अपराध की सजा होती है और मिलनी भी चाहिए। आप ले जाइए दरोगा साहब इन्हें। पकड़ो इसे। अरे साहब माफ कर दीजिए, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। चलो दरोगा साहब। चल दरोगा साहब चल। छोड़ो भीमराव, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। कानून का सहारा लेकर के मुझसे बदला भी कर रहे हो ना। आऊंगा, दुश्मन बन करके आऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, चैन से नहीं जीने दूंगा। कानून के इंसाफ में धमकियों का कोई काम नहीं होता। भैया अब कैसे हैं आप? ठीक हो भीमराव? इंसाफ के नाम पे जो हितेश भाव को तुम थाना पहुंचाए हो ना, जीजा बाई गई है,
जब लौट के आएगी तो तुम्हारे इंसाफ के नाम पर हम लोग तुमसे बदला लेंगे। साहब, मैंने जो आपको वहां कहा था वही यहाँ भी कह रही हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, इसलिए आप भीम को बड़ौदा ले जा सकते हैं। भीमराव, अब तुम्हारी आई ठीक हो गई है, तो वादे के अनुसार तुम्हें हमारे साथ बड़ौदा चलना होगा। हाँ हाँ साहब, लेके जाइए ही भीमराव का यहाँ से। यहाँ सब के माती का भरमित कई के रखा है। वहाँ बड़ौदा में काम हम करेगा तो मेहनत, दुनियादारी और जिम्मेदारी सब समझेगा। लेके जाइएगा। जोकू, हम बात करते हैं, ये हमारे घर का मसला है, हम देख लेंगे, बीच में बोलने की जरूरत नहीं। और सर, अगर आप कहेंगे तो हम महाराज से जाके बात कर लेंगे। हाँ साहब, आप कहेंगे तो हम सब साथ में चल पड़ेंगे, क्योंकि भीम का आपके साथ ना जाना तो उसकी मजबूरी है ना। मनोहर बाबू, हमारी जाल में कोई तो है जो हमेशा न्याय न्याय करता रहता है। कौन है? अरे हाँ, वो तो ये भीमराव है। भीम, बताओ बताओ कि तुमने एक समझौता किया था और उस समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। भीमराव, इसमें लिखा है तुम्हारे स्नातक होने तक की पढ़ाई का पूरा खर्च हमारा बड़ौदा राज्य उठाएगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के पश्चात तुम्हें बड़ौदा आकर बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। अगर ये शर्त मंजूर है तो हस्ताक्षर करो। याद आया ना? हाँ, तो अब बताओ कि क्या कहता है अब तुम्हारा न्याय? वही न्याय भीमराव, जिस न्याय के तहत तुमने हितेश भाऊ को थाने पहुंचा दिया। लेकिन सर, न्याय और अन्याय का फैसला सिर्फ आई की एक तरफा बातें सुनकर तो नहीं होगा ना। अब हमारी भी बातें सुनिए। सही कह रही है रमा, हमारी भी बातें सुनिए। हाँ साहब, हमारी बात भी तो सुनो। हाँ, हमारी बात तो सुनिए। हमारी बात तो सुनिए। शाम तक हमको बड़ौदा भी लौटना है। साहब, एक बात कहूं? हाँ बोलो। आप कितने सहनशील व्यक्ति हैं। मतलब आप इतने ऊंचे पद के, इतने ताकतवर व्यक्ति होकर उस भीम का इंतजार कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं अंदर जाइए और उसे खींच कर लेकर आइए। अपराधी नहीं है वो, अपनी काबिलियत से छात्रवृत्ति पाई थी, मुझसे भी ज्यादा पढ़ा लिखा है वो, इसीलिए आदर है भीमराव का। लेके जाएंगे उसे, लेकिन आराम से। तुम चुपचाप से खड़े रहो। और जनार्दन काका, मुंह बन गया आपका। और कुछ तो शर्म करो। और शर्म क्यों करना, बस ये देखो कि भीम की कितनी इज्जत है। अब वादा कीजिए मुझसे कि आप हर दिन खत लिखेंगे। हाँ, मैं वादा करता हूँ तुमसे, वहां जाने के बाद रोज तुम्हें खत लिखूंगा। और मैं तो जानती हूँ कि आप वहां भी दूसरों का ख्याल ज्यादा रखेंगे, लेकिन अपना भी ख्याल रखिएगा। हाँ, रखूंगा। मतलब ख्याल रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वहां से लौट के वापस आऊंगा तो मेरी सेहत देखकर तुम कितना डांटोगी मुझे। अच्छा, मैं डांटती हूँ आपको? डांटोगी मतलब कितना सुनाओगी मुझे? हाँ, सुनाऊंगी तो जरूर। कबीर प्रेम ना चखिया
चखी ना लिया सा